हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि मैंने 15 क्वेश्चन लिया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जरूर देखें, आगे आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है, जिसका तात्पर्य क्या है? फर्स्ट पॉइंट है किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। सेकंड पॉइंट है न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार। थर्ड पॉइंट है समान अपराध के लिए भी भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। और फोर्थ पॉइंट है कि कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के आदमियों का सम्मान होना। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि इसका जो समान संरक्षण है वो क्या है। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित न करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा न्यायपालिका तक पहुंचने का सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है कि समान अपराध के लिए भी भिन्न अथवा उच्च दंड न दिया जाना। ठीक है, यानी समान अगर संरक्षण है और समान अपराध है तो उसके लिए भिन्न अथवा कोई भी अलग से दंड न दिया जाए। यानी समान अपराध है तो उसके लिए समान रूप से दंड दिया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये वर्ग विशेष आदि आदमियों का सम्मान होना, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य हो जाएगा, तीनों पॉइंट जो है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था कि यह तत्कालीन कार्यरत प्रशासनिक ढांचा था। सेकेंड बी ऑप्शन है कि इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत स्वीकारना अनिवार्य था। सी है, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। या डी ऑप्शन है कि यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। देखिए, अनेक जातियां, भाषा भाषियों तथा महान जनसंख्या वाला हमारा देश है भारत। और संवैधानिक समस्याएं जो भी हैं उसको सुलझाने के लिए केवल संघीय व्यवस्था ही जो है वो उपयुक्त प्रणाली लगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण इसे स्वीकारना उपयुक्त लगा और इस कारण यह जो है स्वीकारा गया। थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? समस्त नीति निर्देशक सिद्धांत को, किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को नहीं, केवल अनुच्छेद 39 ब और 39 स उल्लिखित सिद्धांतों को, या पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। 25वें संशोधन अधिनियम से। ठीक है, कौन से संशोधन अधिनियम? 25वें संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद जो है 39 बी और सी को मौलिक अधिकारों में क्या की गई है? बी और सी को, ठीक है, बी और सी यानी ब और स को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, प्रमुखता दी गई है। मिनर्वा मिल निर्णय 1980 के पश्चात यह स्थिति थी कि 39 ब और सी के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो बनाए गए कानून थे उसको अवैध न समझा जाए। कौन सा? मिनर्वा मिल। और भले ही उससे किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण होता हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिकता प्राप्त है। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में कुछ निर्देश जोड़े गए हैं। यह निर्देश है समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता व्यवस्था। सेकंड है प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी। थर्ड है वन्य जीव सुरक्षा। और फोर्थ है विशेष परिस्थितियों में बाल श्रम का समर्थन। ठीक है, तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ए, ठीक है, 39 ए, तो 39 ए उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था तथा 48 ए है जो 48 ए। ठीक है, राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जो जीव हैं, ठीक है, वन है और वन्य जो में जो जीव रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, वन्य जीव
और की सुरक्षा का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ये चीजें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी समान न्याय, निःशुल्क कानून सहायता, प्रबंध में मजदूरी की भागीदारी और वन्य जीव सुरक्षा। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। विधि की उचित प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, संविधान में दी गई प्रक्रिया द्वारा, या डी ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा दी गई प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। देखिए, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून की उचित प्रक्रिया अथवा विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है, जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का आधार है, यानी विधि द्वारा या कानून द्वारा, ठीक है, स्थापित प्रक्रिया का आधार है। और इसके अनुसार न्यायालय संसद द्वारा निर्मित विधि के विवेक या जो भी चीजें हैं वो समीक्षा नहीं कर सकते हैं। और यदि कानून निर्माण के दौरान व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया गया हो तो ही न्यायालय द्वारा इसे अवैध घोषित किया जा सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ए के अय्यर, हृदयनाथ कुजरू, ए बी कामत, के टी शाह। 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, के टी शाह। बहुत पुराना क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है ये। तो संविधान सभा के सदस्य थे के टी शाह और उन्होंने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, बिना संसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। ए ऑप्शन है भारत के प्रमुख कानूनी सलाहकार को, बी ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी को, सी ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षक को और डी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी को। तो भारत का जो महान्यायवादी है मंत्रिमंडल का वो सदस्य क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, और ठीक है, इंग्लैंड में वह सदस्य होता है लेकिन भारत में नहीं होता है, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति में बैठक में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, उसे बोलने का अधिकार होता है। ठीक है, और जो है परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसे अपना मत वोट देने का अधिकार नहीं होता। ये चीज, इतना डिफरेंस है। यानी महान्यायवादी जो है, ठीक है, उसे मंत्रिमंडल का वो सदस्य नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ध्यान देने योग्य कि वह जो है किसी भी सदन में या उसकी समिति में बैठक में बोलने का तो उसे अधिकार होता है, यानी कोई भी सदन की बैठक है उसमें बोल सकता है। ठीक है, बैठने का बोलने का अधिकार होता है और लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इतनी सारी चीजें। 8 क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है केवल उच्च न्यायालय में, केवल उच्चतम न्यायालय में, उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालय में, या केवल प्रशासनिक न्यायालय में। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च एवं उच्चतम दोनों न्यायालय में। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी। 43वें संशोधन, ठीक है, 43वें, तो 43वें संविधान संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध का क्या किया गया, उसका अंत कर दिया गया है। और अब किसी भी विधि को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में चुनौती दी जा सकती है, यानी ठीक है, उच्च न्यायालय में भी और सर्वोच्च न्यायालय में भी, दोनों में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, और किसी विधि की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए न तो न्यायालय में न्यायाधीशों की किसी न्यूनतम संख्या की उपस्थिति आवश्यक है, यानी उसकी वैधता के लिए किसी की भी न्यायालयों में ना न्यूनतम किसी संख्या की आवश्यकता है, और ठीक है, परीक्षण करने के लिए न्यूनतम संख्या की उपस्थिति, और ना ही यह शर्त है कि किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने के लिए 2/3, ठीक है, न्यायाधीशों की सहमति भी आवश्यक है। तो ये चीजें नहीं है। इसे क्या किया गया है, 43वें संविधान संशोधन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध का जो है अंत कर दिया गया है। ठीक है, और दोनों में चुनौती दी जा सकती है, उच्च उच्चतम न्यायालय दोनों में।
9 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है, कर है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति, मरणोपरांत संपदा शुल्क, उत्तराधिकार शुल्क, निगम कर। राज्य सरकार द्वारा पूछा गया, केंद्र सरकार द्वारा नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो राज्य सरकार द्वारा पूछा गया है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर, वृत्ति कर यानी व्यवसाय कर। तो आय कर को आरोपित करके संग्रहित करना संघ सरकार के क्षेत्राधिकार, जैसे आय कर है वो किसके में है, ठीक है, संघीय सरकार में। किंतु राज्यों को वृत्तियों, व्यवसाय और व्यापार को आजीविकाओं पर जो है कर लगाने का की सत्ता प्राप्त है और अनुच्छेद 276 के अंतर्गत। ठीक है, यानी आय कर है जो राज्य सरकार नहीं लगाती है, जो आय मिलती है, लेकिन व्यापार, व्यवसाय, वृत्ति, ये सब चीजों पे कर लगाती है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, संबंधित क्षेत्र के समस्त मतदाता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंचायत समिति के सदस्य, यानी केवल ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, चुनाव कौन करता है? पंचायत सदस्य करते हैं। और उसके अतिरिक्त पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी इसके सदस्य करते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य। 11th है, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? पॉल एप्लबी रिपोर्ट, राजमन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण प्रणाली जांच आयोग रिपोर्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्र तथा राज्य के मध्य जब विवाद होते हैं तो सुलझाने के लिए अब तक मुख्यतः 4 आयोग अब तक गठित किए गए। कितने? 4। ठीक है, और ये आयोग है पहला प्रशासनिक, ठीक है, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, सुधार आयोग। ठीक है, दूसरा है जो है राजमन्नार समिति। ठीक है, जैसे ये है राजमन्नार समिति है। उसके बाद भगवान सहाय आयोग है तथा सरकारिया आयोग भी है, सरकारिया आयोग। ठीक है, ये भी है। और जो है इसमें इस तरीके से है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें सिर्फ राजमन्नार है, तो इसमें राजमन्नार समिति रिपोर्ट, यानी राजमन्नार प्रशासनिक सुधार आयोग, भगवान सहाय आयोग 1971, और राजमन्नार जो समिति है 1970 है ये। ठीक है, और उसके बाद जो है ये सब चीजें हैं इसमें, और सरकारी आयोग। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, राजनीतिक दल, जनमत संग्रह। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जनमत संग्रह। तो जो आधुनिक काल है, वर्तमान काल है, तो आधुनिक काल के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण उपकरणों में जो है ये जनमत संग्रह, लोक निर्णय, प्रत्यावर्तन प्रमुख होते हैं। अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि प्रजातंत्र के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र निष्पक्ष तथा सर्वाधिक चुनाव, दलों और जो है सांविधिक चुनाव और दलों तथा हित समूह की भूमिका होती है। प्रेस तथा प्रचार माध्यमों से की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मुख्य होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जनमत संग्रह। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है, ठीक है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। बी है राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। सी है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। और डी है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो किससे संबंधित है 330 अनुच्छेद? यह ध्यान रखें, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से ये संबंधित है, आरक्षणों का प्रावधान है इसमें 330 में। 14 क्वेश्चन, निम्न में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुता के विषय में कौन सा एक ठीक है? राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है। बी है राज्य कानून के अधीन नहीं बल्कि कानून से श्रेष्ठ है। सी है राज्य प्रभुता का एकमात्र अधिकारी है। और डी है राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है। देखिए मैकाइवर कहता है कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है। क्या कहता है मैकाइवर कि कानून की विशाल पुस्तक जो है उसमें राज्य क्या करता है, केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्यों को इधर उधर क्या करता है, काट देता है। ये कहता है कौन, मैकाइवर कहता है। ठीक है, मैकाइवर ये कहता है। और पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य के द्वारा कभी नहीं लिखा गया, ये कह रहा है मैकाइवर कहता है। तो राज्य अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन है, यह है कहना मैकाइवर का। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। यानी क्या माना गया है। डिवाइन नाम के एक संत ने राज्य का निर्माण किया, पॉप द्वारा राज्य का निर्माण हुआ, सी है ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया, यानी ईश्वर ने राज्य का निर्माण किया है, या डी है बहुसंख्यक मतदान द्वारा राज्य का निर्माण। क्या पूछा है, दैवी सिद्धांत पूछा है यहाँ पे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो दैवी सिद्धांत के, ठीक है, देखिए दैवी सिद्धांत में तो यही माना गया है ना कि ईश्वर द्वारा निर्माण किया गया है। तो राज्य का उत्पत्ति का यह सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है, ये जो दैवी सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है ये। ठीक है, सबसे पहली बात। और राज्य का निर्माण इसके द्वारा किसने किया है, ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। राज्य मानवीय संस्था नहीं है। ठीक है, इनके अनुसार क्या है, राज्य मानव द्वारा नहीं बनाई गई है, राज्य मानवीय संस्था नहीं है। ठीक है, ये मानवीय संस्था नहीं है राज्य, बल्कि ईश्वर ने क्या किया है, इसको जन्म दिया है। ये कहता है दैवी सिद्धांत। और ईश्वर ने उन व्यक्तियों को जन्म दिया है जो इस जगत में उसकी सत्ता का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहते, ये है दैवी सिद्धांत के तात्पर्य। तो राइट ऑप्शन है ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। और 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक के जो है कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सभी से, तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।